हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के थ्योरी के, जिसमें हमने आज जो अपना चैप्टर लिया है वो है हमारा डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस जो भी चैप्टर्स थे उन सबको डिस्कस कर लिया था। ये नेक्स्ट चैप्टर है और आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इसके आगे के पार्ट को डिस्कस किया जाए, तो मैं बिजी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो अब हम इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करेंगे। सभी चैप्टर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं मीनिंग पे। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? डायरेक्शन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह का टॉपिक था। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होता है? देखिए, डायरेक्शन मे बी डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, डायरेक्शन का मतलब होता है किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को आप गाइड कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है। सिर्फ इसका पर्पस किसी को ऑर्डर देना नहीं होता, इसका पर्पस होता है आप उसको साथ में सिखा भी रहे हैं। देखिए, ये काम ऐसे करना है, इस वे में करना है, ये वाली प्रोसेसिंग से करना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। कई लोग, अगर हम सिंपल वे में बात करें, तो ये सोचते हैं कि डायरेक्शन का मतलब होता है जब बस किसी को ऑर्डर दे देना। ठीक है, तो आप बस इतना माइंड में रखिएगा, ऑर्डर देते हैं लेकिन किस वे में? गाइड करने के पर्पस से, उनको इंस्पायर करने के पर्पस से। और ये सब काम क्यों किए जाते हैं? जिससे कि हमने जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल हैं हम उनको अचीव कर पाएँ। जैसे कि ये है इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाएँ, इसलिए डायरेक्शन किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको डायरेक्शन का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्शंस की। तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। अब जो डायरेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड, आपको पता होगा मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसमें क्या आता है। जब मैंने आपको मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस किया था तो आपने उसमें देखा होगा पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो इसमें डी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, पोस्ट कॉर्ब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ रहा है पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये है हमारा रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर डायरेक्शन सही से नहीं होगा तो जो भी आपने प्लान बनाए हैं, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए ये भी और फंक्शंस की तरह मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि ये सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी लेवल पर, डिपार्टमेंट के सभी लेवल पर अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन आप लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को देंगे। ये एक चेन, या हम कह सकते हैं एक हायरार्की होके चलता है। जैसे कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्ट करता है हमारे मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट करता है किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये हमारे सभी लेवल में इम्प्रूव यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन सभी लेवल पर होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो भी आपके सुपीरियर हैं उन्होंने आपको सिर्फ एक बार में डायरेक्ट कर दिया, फिर आगे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन जो है वो हर टाइम ज़रूरत होती है, डेली ज़रूरत पड़ती है। आप कभी भी कोई भी नया प्लान करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बार डायरेक्शन करने के बाद आपको दोबारा उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, किसी नए काम को लेके, हो सकता है उसी काम को लेके। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। नेक्स्ट, इट स्टार्ट एट द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉलोज डाउन टू बॉटम थ्रू हायरार्की। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक हायरार्की में चलता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक हायरार्की है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। यानी कि ये क्या है? टॉप टू बॉटम से चलता है। यानी कि आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजर्स को करेंगे, फिर सुपरवाइजर्स जो हैं वो वर्कर्स को करेंगे। इस तरह से ये काम करता है। तो ये थे इसकी इम्पोर्टेंस डायरेक्शन की। अब हम आते हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक डायरेक्शन के।
फर्स्ट आता है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं, फर्स्ट है हमारा सुपरविजन। Supervision refers to guiding, commanding, and regulating the efforts of subordinate toward the goals. It involves direct personal contact and subordinate. देखिए सुपरविजन में क्या होता है, किसी भी वर्कर जो है या कोई भी पर्सन है उसके काम को चेक करना, ये सुपरविजन के अंदर आता है। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को रेगुलेट करते हैं, उसको कमांड करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं कैसे करना है, और उसको साथ ही साथ गाइड भी करते हैं। तो सुपरविज़न में आप ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी गोल्स हैं उसके रिगार्डिंग काम हो रहा है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में तो आप साथ ही साथ उसको गाइड करेंगे, उसको कमांड देंगे कि इस तरह से काम करना है, उसको रेगुलेट या कंट्रोल करके चलेंगे, ठीक है। तो ये सुपरविजन का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उसके साथ आप डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होता है, क्योंकि जब आप सुपरवाइज का मतलब होता है आप फेस टू फेस उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, तो आप उसके पास जाके उसके वर्क को चेक कर रहे हैं, ये होता है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है। तो सुपरविजन में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सुपरविजन हमारा इसेंशियल होता है, जो भी हमारे प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स एक इस तरह से हमारा काम करते हैं कि जो भी मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उनके बीच लिंक बिठा पाएँ, ठीक है। यानी कि कंपनी में हमारे मैनेजमेंट होता है और एक होते हैं वर्कर्स, तो उन दोनों के बीच में लिंक बने, ये सुपरवाइजर का काम होता है, उन दोनों के बीच में लिंक बिठाना, ठीक है। अब जो सुपरवाइजर्स होते हैं ये हमारे सारे लेवल में इम्पोर्टेंट होते हैं, मैनेजमेंट का फिर चाहे कोई भी लेवल हो, ठीक है। और ये हमारे इनके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इनके अंदर टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी कि गुड क्वालिटी है। क्या क्या गुड क्वालिटी होनी चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी उन्हें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं उनको ये हैंडल करना आना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये है कि आप किसी से काम निकलवा सकते हैं, वो भी फोर्सफुली ना करके उसके मन से, ठीक है। लीडरशिप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब कभी भी लीडरशिप में आप कभी भी किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, आप उसको इस तरह से इंस्पायर करेंगे, इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो सामने वाला करने को तैयार हो जाए, ये होता है हमारा लीडरशिप। तो ये क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। इनिशिएटिव होना चाहिए इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर हर काम को करने का पहले से इनिशिएटिव होना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद से काम करे, क्योंकि जब तक वो खुद से इनिशिएट नहीं लेगा तब तक वो उसके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिनको सुपरवाइज कर रहा है, उनको वो ठीक से कोई भी चीज़ नहीं सिखा पाएगा। इसलिए उसके अंदर इनिशिएटिव पावर होनी चाहिए। फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वो ले, इस तरह के उसके अंदर गट्स होने चाहिए, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको वो अच्छे से करे। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ एक सुपरवाइज़र में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है टैक्ट एंड परसुएशन। टैक्ट एंड परसुएशन की जो एबिलिटी है ये भी एक गुड सुपरवाइज़र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होंगी तो वो सुपरवाइज़र हमारे लिए अच्छा सुपरवाइज़र नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सुपरविज़न की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सुपरविजन के अंदर। फर्स्ट है टू इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेन मैनेजमेंट प्लान्स। इजली आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि सुपरविजन के अंदर आप जो भी ऑर्डर्स हैं उसको इश्यू करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो लोगों को, साथ ही साथ जो भी मैनेजमेंट के प्लान्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हो कि हमारे टॉप अथॉरिटी से ये प्लान्स आए हैं, आपको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है जिससे कि हमारा जो भी गोल है वो हम ईजिली अचीव कर पाएँ। यानी कि उनको ऑर्डर के साथ साथ आप उनको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी करोगे जिससे कि उनको ईजिली समझ आ जाए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टाइमली उनको गाइड और कमांड भी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड इन्फोर्स रूल एंड रेगुलेशंस। अब इसमें क्या है, आपको मेथड्स और प्रोसीजर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना है किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ऐसे ही उनके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, आपको पहले एक मेथड अडॉप्ट करना होगा कि किस तरह से आप इनके ऊपर इम्पोज करोगे कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस। आप उनसे, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि आपको नाइट शिफ्ट भी करनी है,
ठीक है। तो आपको कोई इस तरह का मेथड अपनाना होगा जिससे कि वो डे नाइट दोनों की शिफ्ट ईजिली कर पाएँ और साथ ही साथ उनका जो भी रेस्ट है वो भी हो पाए, टाइमली उनका लंच, टाइमली उनका जो डिनर है वो भी ईजिली हो पाए। तो आपको इस तरह के मेथड्स अपनाने होंगे, प्रोसीजर अपनाना होगा जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनका फटीग लेवल डाउन ना हो, क्योंकि फटीग लेवल डाउन होगा तो उनसे इतना काम करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सही आउटपुट निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। फिर है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन। अब इसके अंदर क्या है, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन ये भी मेंटेन करना एक सुपरवाइजर का ही काम होता है। सुपरवाइजर ही देखेगा कि कोई भी काम हो रहा है वो डिसिप्लिन में हो, ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में होगा तब भी वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। और ये कहा जाता है जब तक एनवायरनमेंट किसी भी जगह का, किसी भी बिजनेस, ऑफिस, वर्क प्लेस का अच्छा नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। 1-2 दिन में फिर वहाँ पे इश्यू आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपका वर्क पे पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे डिसिप्लिन हो, कोऑपरेशन हो एक दूसरे वर्कर्स के साथ, इसको मेंटेन करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। नेक्स्ट है टू सप्लाई डेटा ऑन करंट ऑपरेशंस टू मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट से को करंट डेटे ऑपरेशंस जो है, करंट ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको सप्लाई करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। यानी कि कोई भी काम किस तरह से चल रहा है, करंट ऑपरेशंस किस तरह से होना है, टू डाटा वर्कर्स तक पहुंचाना, और वर्कर्स का कोई भी काम है कि किस वे में चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी सुपरवाइजर का ही काम है। फिर है टू सप्लाई टूल्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा टू वर्कर्स। अब वर्कर्स को किसी भी टूल, मटेरियल, इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो प्रोवाइड कराना भी एक सुपरवाइजर का काम होता है, क्योंकि जो फंडिंग होती है वो ऊपर से होगी, तो वर्कर्स डिमांड करेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू हियर वर्कर्स कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस। यानी कि वर्कर अगर किसी तरह की कंप्लेन कर रहे हैं वर्क प्लेस से रिगार्डिंग, या फिर किस वेजेस से रिगार्डिंग, कोई भी वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, या कोई सजेशन दे सकते हैं। वो सजेशंस किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए, इतना फ्री स्पेस दिया जाए जिससे कि वो किसी भी टॉपिक पे खुल के अपने सजेशंस दे पाएँ। इतनी अपॉर्चुनिटी देने से क्या होगा कि उनके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। फिर उनको एक प्राइड भी महसूस होगा कि कंपनी हमें इतना समझती है कि वो हमारे सजेशंस सुनने का टाइम रखती है, साथ ही साथ वो हमें मतलब एक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रिलेशन भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि वर्कर्स के ये सारी चीज़ें सुनने का काम भी किसका होता है, एक सुपरवाइजर का होता है। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। अब जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, यानी कि वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, हर लेवल पे एक ऑपरेशन होता है, तो उन सारे लेवल के ऑपरेशंस को आपस में कोऑर्डिनेट करना और साथ ही साथ कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये है, फॉर एग्जांपल जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे बियॉन्ड अगर आपका ऑपरेशन जा रहा है तो उसको कंट्रोल करके चलना भी एक सुपरवाइजर का ही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिकमेंड पे इंक्रीजेस, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। अब किसी से भी रिलेटेड कोई पे इंक्रीज करवानी है, किसी का प्रमोशन है, किसी का ट्रांसफ़र है, ये सारे काम देखने का जो फंक्शन है वो सुपरवाइज़र के अंडर ही आता है। सुपरवाइज़र ही देखेगा कि किस वर्कर का पे इंक्रीज करना है, किसको प्रमोशन करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें वो आगे ऊपर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के पास। तो ये सारे फंक्शंस हमारे किसके हो गए, एक सुपरविजन के अंदर आएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ये कम्युनिकेशन। इसको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।